ओके, चलो शुरू करें तो आज की क्लास हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए। 34,370 रुपए का अपना ऋण था, 34,370 रुपए का अपना लोन था, जिसके लिए हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट थी। और आप यहां पे देख सकते हैं दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी है और तीसरी किस्त दूसरी की 3/4 है, 3/4 है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी 3 इंस्टॉलमेंट का हमें रेशो दिया हुआ है, बल्कि मैं और यहां लिखता हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं और उसका रेशो हमें यहां पे दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी है। ये जो किस्त है ये पहली वाली किस्त की दुगनी है और तीसरी किस्त दूसरी की 3/4 है। इसको ध्यान से समझना। तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है, तीसरी इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 3/4 है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे कि अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 3/4 निकाला जाए तो थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। देखो पहले हमें यहां पे रेशो बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपने पुरानी क्लासेस देख ली हैं और उसमें आपको सारी चीजें इंस्टॉलमेंट से जुड़ी हुई सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए पुराना मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अगर आप 3/4 निकालोगे तो आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसका रेशो बनाते हो तो सेकेंड को यहीं रहने देंगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट इसके अपॉन में आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर 4 होगी तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 3। ये बात समझ में आई या नहीं आई। रेशो का एक बहुत बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 3/4 थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तो अगर आप सेकेंड के अपॉन में थर्ड ले आओगे तो 4 उधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा। 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर 4 है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 3। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4 है। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे। तो मुझे बताओ क्या बोला है आपको फर्स्ट वाली लाइन में, दूसरी किस्त पहली की दुगनी है। मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी डबल है। मतलब यहां पे क्या आया होगा, 2, यहां क्या आएगा 4, यहां क्या आएगा 3। बताइए जल्दी से, ये रेशो सभी को समझ में आया या नहीं आया? बताइए जल्दी से, रेशो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ईयरफोन्स आप यूज करेंगे उसमें आपको प्रॉपर आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है तो। बाकी आज की क्लास हो जाने दो, फिर और उसमें साउंड को देख लेंगे, ठीक है। किसी को ये रेशो नहीं समझ में आया तो जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए जल्दी से। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बात समझना। देखो अब हमें क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है और इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3। तो फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आपको पता होगा कि यहां 10 लिखना पड़ता है तो यहां 11। दूसरे साल 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो 11 का वर्ग क्या, 121। तीसरे साल 10 का घन हो जाएगा 1000, तो 11 का घन क्या हो जाएगा, 1331। ठीक है। और क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट, देखो तीनों इंस्टॉलमेंट इस बार रेशो में है, पर आप एक काम करो, इस चीज के बारे में मैं आपको रेशो में और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब रेशो बताऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा ये रेशो को कैसे हैंडल करते हैं। फिलहाल आप एक काम करिए, इन तीनों को सेम करिए। मतलब यहां पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का, और यहां किसका मल्टीप्लाई करना, 121 का। ठीक है। इधर अगर आपने 121 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 11 का मल्टीप्लाई किया इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो मैं आपको लिख के और बता देता हूं, क्या ये तीनों बराबर हो जाएंगे, क्या बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि इंस्टॉलमेंट का रेशो तो ये होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पहले तीनों को बराबर किया और वहां पे 2 4 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें
तीनों इंस्टॉलमेंट का वो रेशो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। मैं इसको अभी आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। तो आपको करना क्या था, पहले तीनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना था और फिर जिस रेशो में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो अब आप एक बात समझना कि क्या इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 121 था, तो हमने यहां पे 2 का एडिशनल मल्टीप्लाई करा, यहां 4 का करा, और यहां पे हमने किसका किया? 3 का। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां आप टोटल देखो 121 का दुगना, मतलब यहां टोटल कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 242 से। यहां 11 का 4 गुना किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 44 से। और यहां 3 से, मतलब यहां किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़कर देखना है। तो 242 का 10 गुना कितना होता है? वो होता है 2420। ठीक है, 44 का 100 गुना कितना होता है? तो ये होता है आपका 4400। और 3 का 1000 गुना कितना होता है? तो ये होता है आपका 3000। ठीक है, सबको जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 20, 4 और 4 8, 4 3 7 और 2 9, 9820। ठीक है, ये अपना टोटल प्रिंसिपल है, लेकिन टोटल प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है? सॉल्व करो तो 34,370 को अगर 9,820 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। और आपसे फिर जो इंस्टॉलमेंट पूछे, हालांकि अपने क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त पूछी है, ईच इंस्टॉलमेंट बताना है, एग्जाम में कुछ भी एक आएगा, तो आपसे अगर सबसे फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट पूछेंगे तो आप यहां किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 11 इंटू 121 इंटू 2। समझ में आ रहा है? अगर आपसे ये वाली इंस्टॉलमेंट पूछेंगे तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, और अगर ये वाली इंस्टॉलमेंट पूछेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। जल्दी से बताओ, कर लोगे क्या इसके आगे? थोड़ा सा ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, मुझे बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? साउंड में बिल्कुल देखो, बैंकिंग वाले बिल्कुल आज के क्वेश्चंस जो हाई लेवल है वो सभी के लिए, बैंकिंग और एसएससी मेंस सभी के लिए आज के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? देखो एक बार मैं आपको क्विक बता रहा हूं। सबसे पहले हमने निकाला था रेशो, उन्होंने कहा था कि तीनों इंस्टॉलमेंट इस रेशो में होनी चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गया था। फिर हमने क्या करा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। देखो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस ली है ना, बस उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये सब क्या लिखा है, इसलिए पुरानी क्लासेस देखना जरूरी है। 10 से 11, सेकेंड साल है तो 10 का वर्ग 11 का वर्ग, तीसरा साल है तो 10 का घन और 11 का घन, क्यूब लेना है, स्क्वायर लेना है। अब अगर आपको तीनों इंस्टॉलमेंट को इस रेशो में करना है, तो कभी भी रेशो वाला क्वेश्चन आए, आप पहले सारे इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल कर लो। तो ये तो 1331 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करा, इसको 121 से मल्टीप्लाई करा, तीनों 1331 बन जाएंगी। अब जो रेशो हमें इंस्टॉलमेंट का चाहिए बस उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से, यहां 3 से। तो जितना मल्टीप्लाई आपने इस तरफ किया उतना ही आपको इधर भी करना है। ये रूल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो 121 का डबल क्या होता है? 242। 11 इंटू 4 क्या होता है? 44। 3 इधर हो जाएगा, सबको जब हमने जोड़ा तो 9820 आया। अब आप क्या करोगे, आपसे बोला है 34370। कैलकुलेशन देखो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए ही ये क्वेश्चन बनाए। 9820 आपसे बोले पहली वाली किस्त बताओ, आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 11 इंटू 121 इंटू 3। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब आप इतना पूरा सॉल्व करोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी 9317। इसी तरीके से आप दूसरी निकाल सकते हो और तीसरी निकाल सकते हो। बताइए जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? सब कुछ सेम है, बिल्कुल करेक्ट, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में आपको रेशो से मल्टीप्लाई करना है, इतनी सी बात हम यहां पे सीख रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ बिल्कुल प्रियंका, बैंकिंग वाले ये क्लास ले सकते हैं। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए।
ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम करेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अच्छा, 3 की जगह 2, हाँ ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया होगा। हाँ, इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ आपको आज पूरी अपडेटेड मिल जाएगी। तो आज तक के जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपके मिल जाएंगे। और कल की क्लास में भी एक थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कल हम नया चैप्टर शुरू ना करके कल क्या करने वाले हैं, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। तो आप क्लास के एंड तक रुकना, फिर मैं बताता हूं कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो आप देखो टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पे सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कर लेना, आपको वहां पे अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा, आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो, जैसे आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप फेसबुक पे आदित्य पटेल विनर्स सर्च कर लेना और इंस्टाग्राम पे _आदित्य पटेल सर्च कर लेना, आपको मिल जाऊंगा। कई सारे बच्चे मुझसे वहां पे बातचीत करते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जुड़ जाइए, और अपनी कल जो है, कल या परसों में 100% अपनी ऐप आ रही है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, तो आप वहां और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आज आपको अपडेटेड पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक हम 114 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर में, और आज भी हम 8 से 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़े हाई लेवल के, और अपडेटेड पीडीएफ फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें क्या है। एक आदमी एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और सालाना 12.5% सालाना की दर से 2 समान वार्षिक किश्तों में राशि का भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 7,020 रुपए था, तो किश्त और कुल मूलधन का योग ज्ञात कीजिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं, मैं बताने के बजाय चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा अपने लेवल पे जरूर ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि जितना मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूं, और ऐसे तो अगर मैं आपको 500 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा तो भी कम रहेंगे। अब शुरुआत होती है आपकी, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको सोचना है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे करोगे। करने के तरीके में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जो आपने सीखा है करना उसी तरीके से। कर लोगे क्या ये वाला सवाल? राजा पाल, आप ये बताओ राजा कि आपने पुरानी पूरी 9 क्लासेस देखी या नहीं देखी? हाँ बिल्कुल, विनर्स पे आपकी एमपीएसआई की प्रिपरेशन हो जाएगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जरूर। चलो मैं आपको बताता हूं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए जरा इधर ध्यान से, हमने पहले भी बात करी है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, और 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। ये आपको सभी को पता है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। 2 इंस्टॉलमेंट यहां पर है, एक निश्चित धनराशि उधार लेता है 12.5% की दर पर, 2 समान वार्षिक किस्तें, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो जैसे ही आपने 2 इंस्टॉलमेंट सुना तो आप लिख दो 8 से 9, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, इतना कर लोगे। अब देखो मेन क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या है। आपसे कहा है टोटल इंटरेस्ट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, अगर प्रिंसिपल देंगे तो आप इंस्टॉलमेंट बता सकते हो, इंस्टॉलमेंट देंगे तो आप प्रिंसिपल बता सकते हो। आज तक हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे, इस बार उल्टा है, इस बार आपको दिया है इंटरेस्ट, मतलब उसने टोटल ब्याज कितना पे किया। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस ही तो ब्याज होता है, हाँ या ना? प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का जो डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट होगा। तो आपको बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और वो इंटरेस्ट के बराबर होगा। देखो कैसे, पहले तो हम बराबर कर लें, यहां 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा 72, और ये आपका 64 ही रहेगा, है ना। तो टोटल आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 136, ये इंस्टॉलमेंट भी 81 हो गई,
ये भी 81, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 162। तो देखो, अगर आप 136 रुपए का लोन लोगे, प्रिंसिपल 136 रुपए होगा, तो आपको उसके बदले में पेमेंट कितना करना पड़ेगा 162। मतलब 162 में से 136 माइनस कर दिया जाए तो ये बचेगा आपका 6, यहां बचेगा आपका 2, और ये हो जाएगा मतलब 26। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, और ये 26 ही क्या है, यही आपका ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है। भाई आप खुद सोचो, 136 उधार लिया था, 162 अदा कर दिया, पे कर दिया, तो ब्याज कितना दिया आपने 26, और ये 26 ही किसके बराबर है, टोटल आपने कितना ब्याज दिया 7020 के। तो देखो 7020 अगर 26 के बराबर है तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कुल मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है 136, तो बस मल्टीप्लाई कर दो किसका 136 का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 26 से कितनी बार कटेगा, 26 से कट जाएगा, 26 से 2 बार, 26 दूनी 52, 26 या 52, बचा आपका कितना, ये 102 है ना, ठीक है। इसके बाद आपका बच जाएगा यहां पर 18 और 2, 182 रिमाइंडर बचेगा। 26 के पहाड़े में 182 आता है क्या, 7 बार आ जाएगा क्या, हाँ, ये 7 बार कैंसिल होगा, 0 होगा, और अब आपको 136 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो लास्ट में 0 तो आएगा, 7 और 6 का गुणा करेंगे 42, किसी में लास्ट में 2 आ रहा है क्या, इन 2 ऑप्शंस में 2 आ रहा है। ठीक है, आगे आपको पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो चलो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार ये बता दो, यहां तक समझ में आ गया सभी को। सबसे पहले हमने क्या लिखा 8, सी आपका हो गया 9, दूसरे साल में 64, सी हो गया आपका 81। तब तक मुझे बता दो हल करके क्या आ रहा है। आपने इधर 9 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि दोनों को बराबर करना है, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन गया 72, ये आपका 64 एज इट इज रहेगा। टोटल कितना हो गया 136, और दोनों इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना हो गया 162। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 26 का, और यही ब्याज है। तो 26 से भाग देकर आपको 136 से गुणा करना है। बताओ क्या आंसर आ रहा है, 36,720 आ रहा है, करेक्ट, 36,720 ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का सम है, टोटल सम ऑफ प्रिंसिपल, एंड ये इंस्टॉलमेंट का टोटल सम है। ठीक है, प्रिंसिपल है 72 और 64, और इंस्टॉलमेंट 81, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इंटरेस्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। जिनकी फर्स्ट क्लास है आप थोड़ा सा देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की आज 10वीं क्लास है, 10th क्लास है। ठीक है, और ये अपनी आज फाइनल क्लास है। इसके बाद एक क्लास और मैं लूंगा, उसमें क्या करने वाला हूं मैं एंड में आपको बताऊंगा। समझ में आया भाई सभी को, बताइए जल्दी से। तो यहां पे हमने कुछ भी अलग नहीं किया, जैसा आपको क्वेश्चन में कहा था बस वैसा किया है। अभी तक प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछते थे या इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछते थे, इस बार आपको दोनों का डिफरेंस दे दिया, बस इतना सा यहां पे उन्होंने चेंज किया है। बताइए क्लियर है, इंस्टॉलमेंट ऐड है ना 81, और 81 को आप प्लस करोगे तो ये, हाँ ये विदाउट इंस्टॉलमेंट है, ये प्रिंसिपल है, मतलब ये लोन है, इतना हमने लोन लिया था। अगर आप 136 की जगह यहां पे अगर आप 81 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी। अगर आप टोटल 162 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल दोनों इंस्टॉलमेंट्स का सम आ जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि हमसे प्रिंसिपल पूछा था इसलिए हमने यहां पे क्या रखा है 136। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये जस्ट मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, इसका आंसर सब लोग जल्दी से करके बताओ। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन मुझे लगा जो आपको करवाना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन निकाला है, जल्दी से आप करके बताओ। बिल्कुल प्रतिमा, अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या करना है, लास्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। 8 कहां से आया लास्ट क्वेश्चन में, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12.5% दिया था ना,
रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन में 12.5 था और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, इसलिए हमने 8 से 9 लिखा। ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया है। देखो, जिन्होंने परसेंटेज नहीं देखा है वो जरूर अच्छे से परसेंटेज कर लो, क्योंकि परसेंटेज हर चैप्टर में आपको काम आएगा। ओके सुमित, यहां पर स्टडी कर लो, यहां पर भी अभी क्लासेस चलेंगी, अपनी ऐप आ रही है उस पर रेगुलर क्लासेस होंगी, तो अपनी क्लासेस आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों को पता नहीं होता है। एक छोटी सी बात देखो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं? एक छोटी सी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, इसको आप जरा ध्यान से देखो। कई बच्चे पूछते रहते हैं सर कितने टॉपिक होते हैं, क्या होते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस के कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, या स्टेट लेवल के कई सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे फूड इंस्पेक्टर होता है, पटवारी के एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम टारगेट करते हो, भले वो पीएससी एग्जाम क्यों ना हो, साथ ही एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी में इतने टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको ये। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, देखो दो पार्ट में बटा है। इधर आप देखेंगे यहां से पूरा एडवांस मैथ्स है, ठीक है, और ये पूरा जो है पूरा मैथ्स दो पार्ट में बटा होता है, एक अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। ये आगे आपको मैं दे दूंगा इसके बारे में और क्लैरिटी, अभी आप बस देख लो। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे होते हैं, ये दो, पहला है परसेंटेज और दूसरा है रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता कि कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं उनके लिए ये लिस्ट मैंने बनवाई है, आप इसको देख लो कि कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये अरिथमेटिक वाला पोर्शन है और ये एडवांस वाला पोर्शन है और ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हो गए, परसेंटेज और रेशो। फिर आपको क्या क्या पढ़ना रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, चेन रूल जिसको मिश्र अनुपात बोलते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस एंड गेम्स, ठीक है, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एज, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। ठीक है, इतने टॉपिक हो गए। इसके अलावा कैलकुलेशन में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स, एक्सपोनेंट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स। टोटल अगर आप इनको काउंट करोगे तो टोटल ये 31 टॉपिक्स हैं। 31 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना होता है। और बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग में ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी आएगा, बस डीआई आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। बैंकिंग के एग्जाम्स में ये एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये 2-3 टॉपिक होते हैं, बाकी अरिथमेटिक तो होता ही है। ठीक है, और ये सभी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आने वाले टाइम में। हाँ नियति, उसका सारा डिटेल ऐप पर ही रहेगा, ऐप लॉन्च हो जाने दो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप कभी भी सोचते हो तो पहले लिस्ट बनाना और देखना कि आपने कितने टॉपिक तैयार कर लिए, कितने टॉपिक्स आपको आते हैं। टोटल 31 टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम यहां पे कहां चल रहे हैं, अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। इतने टॉपिक होते हैं, इसीलिए अगर आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो करीबन 6 से 7 महीने आपको डेडिकेट करना होता है, तब जाके आप मैथ्स बहुत अच्छा कर लेते हो और हर एग्जाम को निकालने लायक बन जाते हो। क्लियर है? हाँ, अब ये सब कैसे होंगे, क्या होगा, ये सब हम बाद में बात करेंगे, है ना। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया, और जो ऐप हम लेकर आ रहे हैं उस पे सारे टॉपिक्स मैं खुद पढ़ाने वाला हूं आपको। चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया था कि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 44,100 रुपी है, ये आपको क्लियर है। 2 इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 5%। तो आपको बताना है, इस बार क्या बताना है, कुल ब्याज बताना है, टोटल इंटरेस्ट बताना है। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है क्या। तो आप इसको क्या करोगे,
20 से 21, ठीक है। और क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 441। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, बराबर कर लो, इधर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 441 बन जाएगा, ये भी 441 है ही, ठीक है। इधर 21 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 21 का डबल क्या होता है 420, ठीक है। और ये आपका ऑलरेडी 400 है, टोटल कितना हो गया 820। तो अगर लोन 820 रुपए का होगा तो आपको टोटल ब्याज सहित इंस्टॉलमेंट टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 882। तो 820 रुपए का लोन है, 882 रुपए आपने दे दिया। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का है, 62 का। और ये 62 ही क्या कहलाएगा, ये इंटरेस्ट है, यही ब्याज है। क्लियर है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। अब 444100 जो है, इसको आप ध्यान से देखें, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और देखो, प्रिंसिपल है 444100, जबकि एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल है 820 और आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट कितना है 62। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं हुई है अपनी। अच्छा सॉरी, ये हमारा वो प्रिंसिपल नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट हमारी 441 की है और हर इंस्टॉलमेंट इन टर्म्स ऑफ रूपी 100 है। सॉरी, प्रिंसिपल होता तो हम इसका भाग देते, पर ये हर इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट है, इसलिए 441 से डिवाइड करेंगे। और इंटरेस्ट बताना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 62 का। ये कैंसिल होगा आपका 100 बार, 100 और 62 का मल्टीप्लाई, आंसर आएगा आपका 6200। बताइए जल्दी से, कोई डाउट। देखो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे धीरे धीरे, अभी जैसे जैसे थोड़ा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, टीचर्स हमारे वापस आ जाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आगे आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बताइए समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल। विनर्स ऐप जो लोग अभी आए हैं, मैं फिर बता रहा हूं, कल तक हमें पूरी उम्मीद है, कल मैं आपको अपडेट करा दूंगा। मुश्किल से मैक्सिमम अगर अब लगेगा तो 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अब ऐप बस जल्दी से जल्दी आने वाली अपनी। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये आपको करना रहेगा, मैं आपको हिंट कर देता हूं क्या करना है, पहले आप पढ़ लो। बाकी इजी है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो जिसमें मेरी जरूरत रहे आप इजीली कर सकते हो। तो एक बार देख लो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल, आज अपनी इवनिंग में एज वाली क्लास लगने वाली है ना, तो आप शाम को बिल्कुल भूलिएगा मत। 8 बजे आज से अपना शाम को भी इवनिंग में एज वाला चैप्टर शुरू हो रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। 3 या 4 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है ना। करीबन आपको मैं मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करा दूंगा, तो सभी को, बैंकिंग वाले हों, एसएससी वाले हों, पुलिस वाले हों, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एज आयु अगर आपको पढ़ना है और वो भी बिना एक्स के, है ना। मैं आपको पूरा एज जो चैप्टर है वो आपको रेशो से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब 99% रेशो से हो जाएगा। एक्स की जरूरत बहुत कम पड़ती है, कहां पड़ती है मैं बताऊंगा। तो अगर आपको ट्रिकी तरीके से सीखना है तो शाम को अपनी क्लास लगेगी 8 बजे, ठीक है, इसको आप अटेंड कर लेना, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, हां या ना में जल्दी से जवाब दे दो। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से बता दो। मैं हिंट कर देता हूं, आप इसको कर लेना। या शुभम पटेल ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, एज बिना एक्स की पढ़ेंगे अपन, है ना। चलो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं क्या करना है, फिर आप उसको कर लेना। देखो होता क्या है, 16,224 16,224 रुपए का यहां पे अग्रिम भुगतान है। अग्रिम भुगतान को इंग्लिश में बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट, ठीक है।
इतने रुपए का डाउन पेमेंट दिया, एक स्कूटर लेने गए, 16,224 रुपए तो कैश दे दिया कि ये कैश रखो, और बाकी का जो पेमेंट है वो हम कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो अगले 2 वर्षों में समतुल्य राशि, देखो इससे कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में भी आप देखेंगे इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो भी 16,224 और 16,224 की ही है। ये डाउन पेमेंट है और ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो आपको बताना है कि स्कूटर का नगद मूल्य क्या होगा, मतलब अगर वो स्कूटर टोटल कैश पर लिया जाता तो कितने का मिलता। तो देखो शुरुआत कहां से होगी? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 1/25। 1/25 का मतलब क्या होगा कि अगर 25, ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि पहले साल अगर 25 तो 1 जोड़कर 26, दूसरे साल 25 का वर्ग जो कि कितना होता है? 625 होता है, तो 26 का वर्ग क्या हो जाएगा? 676 हो जाएगा। अब ये 676 है तो इसको भी 676 बनाना पड़ेगा, और इधर अगर 26 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 25 और 26 कितना होता है? 650 होता है, और ये आपका ऑलरेडी 625 है, ठीक है। इसको आपने जोड़ दिया 5, ये हो गया आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। और अगर इधर आप देखें तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की है? 676 की। अब आपको क्या करना है? आपको इस बार इंस्टॉलमेंट दी हुई है, आपको पता है कि हर इंस्टॉलमेंट 16,224 की है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 676 से, और 676 से डिवाइड करके अगर 1375 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल, मतलब कितना पैसा हमने फाइनेंस कराया था। अगर इसको हल करने पे क्या मिलेगा? जितना पैसा हमने फाइनेंस कराया, और ये तो वो आ गया, प्लस 16,224 कैश भी दिया था, तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? जल्दी से बताओ। यस, करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना अब आपको करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको शुरुआत से एकदम बच्चों जैसा एक एक चीज करके बताई है, अब समय आपका है, चैप्टर के एंड में हम हैं, इतना अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कर लोगे? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहां 1275 आएगा, सॉरी 1275, ठीक है। देखो पढ़ाते पढ़ाते लिखने में जोड़ने में गलतियां होती रहती हैं, है ना, क्योंकि इस समय ज्यादा ध्यान पढ़ाने पर होता है, तो कोई गलती हो तो बता दिया करो। 1275 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, अरुण आज से एज स्टार्ट होगा शाम को 8 बजे। आगे बढ़े, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन, चलो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 117। यहां से अपना टाइप चेंज हो रहा है ना, इंग्लिश में पढ़ते नहीं बनेगा क्या? थोड़ा छोटा करें क्वेश्चन को। यहां से अपना टाइप अब चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही मजेदार सवाल है। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। हाँ गौतम, कैसी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है बताओ जरा मुझे। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये भी पहले मुझे बता देना, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होने वाला है ये। हाँ जी, 1275 करेक्ट कर दिया है। अब ठीक है, उसको छोड़ दो 1275 को, यहां आ जाओ। बनेगा ये वाला क्वेश्चन। देखो, राम ने 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में कुल 28,000 रुपए का निवेश किया। योजना ए में 12% साधारण ब्याज की दर और योजना बी में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि धनराशि को
अदला बदली कर दी जाए, मतलब इंटरचेंज कर दें, तो क्या होता है, 2 साल के अंत में ब्याज पहले की तुलना में 120 रुपए अधिक मिलता है। दोनों धनराशियों का, या धनराशि आएगा, दोनों धनराशियों का अंतर ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या है, टोटल 28,000 हमारा अमाउंट है जिसको हमने दो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, एक में सिंपल इंटरेस्ट पर, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंटरचेंज कर दें तो 120 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको बताना है कि टोटल जो है दोनों का डिफरेंस, आपसे नहीं पूछा है कि दोनों का अलग अलग आप इन्वेस्टमेंट बताओ, आपसे पूछा है दोनों का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस पता होगा तो आप दोनों इन्वेस्टमेंट भी पता कर सकते हो। ठीक है, चलो करें सॉल्व। ये आप लोग करना चाहोगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, लिखने के लिए अपने को ज्यादा जगह चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और अब क्वेश्चन पे आप ध्यान देना। देखो, अगर हम यहां पे क्या करेंगे, 28,000 है, इसको दो योजनाओं में लगाएंगे, तो आप सिंपल पहले देखो, ए में हमने जो पैसा लगाया है वो 12% के हिसाब से लगाया है। ए में 12% है और वो भी कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट। और बी में 10% है और वो भी कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोनों में जो टाइम है वो कितने साल है, 2 साल है। तो देखो, ए में 12% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का 12, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 24। तो ए पर जो ब्याज मिला होगा प्लस बी पर 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21। तो हम इससे कुछ भी मान ले, हम मान ले कि एक एक्स रुपी कुछ भी आपको यहां पे इंटरेस्ट मिला होगा, है ना। एक बार समझना, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं। ए में जो पैसा लगाएंगे उस पे 24% ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 साल का 12 तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24। बी में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 21। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल ब्याज आ जाएगा क्या, बिल्कुल। अब वो बोल रहे हैं कि अगर ये इंटरचेंज हो जाए, मतलब जो आपने ए में लगाया वो बी हो जाए और जो बी में लगाया वो ए हो जाए। ठीक है, तो ए में अब 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो ए में 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कितना लगेगा, 21। और बी में 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो बी में 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 24। तो ब्याज पहले से 120 ज्यादा, पहले से 120 ज्यादा, मतलब x प्लस 120। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो जल्दी से। क्लियर है। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए मैं पहले आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज वाला चैप्टर देखो, आपको ये समझ में आएगा, है ना। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं। ए में अगर 24%, देखो 12% 1 साल का तो 2 साल का 24, 10% 1 साल का तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21। अगर इंटरचेंज हो जाए, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह ए हो जाए, तो अब ए में 10% सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 21। बी में 12% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 साल का 12, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 24। और ये, अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस माइनस करना है। देखो, ए में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस वाले इक्वेशन में से ये माइनस करना है। तो ए में आपको डिफरेंस दिख रहा है कितने का, 24 में से 21 गया, तो ए का कितना परसेंट आएगा, 3%। ठीक है, ये देखो, नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है, मतलब माइनस होना है। 24 में से 21 गया, बी में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3% का आ रहा है। ठीक है, यहां आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, 120 का। अब एक बात ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूं। एक बात आप देखो, इसमें 3 है, यहां भी 3 है, तो हम क्या 3 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि 3%, और इधर हो जाएगा a माइनस बी, बराबर में कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, a माइनस बी बराबर, ये जो 3% है नीचे चला जाएगा, तो 120/3, और परसेंटेज का क्या होगा, 100 ऊपर चला जाएगा। 3 से कैंसिल होगा ये 40 बार, 40 और 10 का गुणा, मतलब दोनों जो अमाउंट है उनमें कितने का डिफरेंस है, 4,000 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर है। इतना सा आपको यहां पर करना था। एक साल का, अगर यहां पे हम माइनस इग्नोर करेंगे, उसका आप दिक्कत नहीं है। 1 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21। ये आपको पहले बता चुका हूं। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट।
ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखो, मजा आएगा इसको करने में। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ो पहले, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे। देख लो इसको एक बार जल्दी से जरा, क्वेश्चन नंबर 118। हाँ, देखो हम सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं पुरानी चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूं। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि पुरानी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर हम ऐसे में कभी चैप्टर को फिनिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी लोग आज जुड़े हैं, आप थोड़ा सा कोशिश करो पुरानी क्लासेस देखने की, ठीक है। और अभी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपने टेलीग्राम ग्रुप से। सागर, इसके लिए आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% कैसे। हाँ, देखो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अधिकतर वो क्वेश्चंस घुमाने लायक ही होते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज बस वैसी होती है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके आगे फिर 1-2 क्वेश्चंस और इसी प्रकार के हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को सब लोग जरा ध्यान से पढ़ो। आपसे बोला एक व्यक्ति ने एक निश्चित पैसा बैंक में जमा किया, बैंक उसे प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज देता है। यदि वह पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपए जमा करता है, दूसरे वर्ष के अंत में 5000 निकालता है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18700 रुपए मिलते हैं, तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करें। देखो आप यहां कंफ्यूज मत होना, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन एक अलग होता है, और यहां पर क्या हो रहा है कि वो अपना जो ऋण है, उसके ऊपर जो कर्ज है, उसको थोड़ा थोड़ा पेमेंट देके वो कटाते जा रहा है, मतलब अपना लोन कम करते जा रहा है। तो यहां इंस्टॉलमेंट वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट पेमेंट करके अपना जो लोन है वो कम करते जा रहा है। तो आप यहां पे इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट हटा देना, ये अपना एक नया टाइप है। मैंने इसको टाइप नंबर नाम नहीं दिया है अलग से कुछ, क्योंकि अब पूरे क्वेश्चन हम मिक्स कर रहे हैं, बाकी एक अलग टाइप है, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट वाला जो हमने सीखा है उसको थोड़ा सा साइड करके इसको यहां से ध्यान से समझना। तो देखो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ये आप जानते हो। तो हुआ ये होगा कि पहले साल अगर उसने 10 जमा किया होगा तो बैंक उससे कितना ब्याज लेगी, 11, ठीक है। फिर उस व्यक्ति ने 1 साल पूरा होने पे 3500 रुपए और जमा कर दिए। उसने क्या करा, 3500 रुपए और जमा कर दिए, ठीक है। अब दूसरे साल वापस से वही होगा कि अगर 10 रुपए होंगे तो ब्याज सहित कितना मिलेगा, 11। फिर दूसरे साल के बाद उसने 5000 रुपए निकाल लिए। अब उसने 5000 रुपए निकाल लिए, तो तीसरे साल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही अपना 10 से 11, ठीक है। और तीसरे वर्ष के अंत में उसको 18700 रुपए मिले। देखो बहुत आसान सवाल है, बस आप एक बार इसका बेसिक रूल समझ लो कि करना क्या है। देखो एक बार फिर से समझो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इंस्टॉलमेंट नहीं है कि एक फिक्स इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है भाई। उसने पैसा 3 साल के लिए जो है लोन लिया होगा, फिर 1 साल बाद उसको लगा कि मैं 3500 रुपए और जमा कर देता हूं, ठीक है। या एक बैंक में जमा किया, आप ऐसे समझ लो, बैंक में उसने जमा किया, मैं वो बोल रहा हूं लोन, उसने जमा किया, फिर उसको लगा कि 3500 रुपए और जमा कर देता हूं, तो 3500 और जमा कर दिया। फिर बैंक उस जो भी रेशो रहेगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 10% ही रहेगा ना, तो 10 से कितना मिलेगा, 11। फिर उसने 5000 रुपए निकाल लिए, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा ना। तो तीसरे साल के आखिरी में उसके पास कितना पैसा था, 18700। तो हमें बताना है कि शुरुआत में जब उसने जमा किए होंगे तो यहां क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये वाले 11 की वैल्यू 18700 है, तो इस 10 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है,
और ऐसे क्वेश्चंस जो है एसएससी में और बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो बाकी हम करेंगे इसको बहुत आसानी से, वो मैं आगे आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो जरा इधर क्या करेंगे हम। हमें यह पता है कि सबसे आखिरी में 18,700 है, मतलब 11 की वैल्यू 18,700 है, तो उस हिसाब से 10 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, 11 से कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11 एक बार और 7 बार, तो ये आ जाएगा 1700 आएगा क्या, जल्दी से बताओ जरा। 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू 1700 1700 आएगी क्या। एक बराबर 1700 तो 10 बराबर कितना, 10,000। मतलब तीसरा साल जब शुरू हुआ होगा तो उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, 17,000, जो कि 5,000 रुपए निकालने के बाद थे। मतलब इधर 5,000 ज्यादा रहे होंगे, तो 17,000 में अगर 5,000 जोड़ दिया जाए तो वो कितना आएगा, 22,000। समझना ध्यान से, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 11 की वैल्यू 18,700 है तो 1 की वैल्यू 1700 होगी, और 1 की वैल्यू 1700 है तो 10 की वैल्यू 17,000। मतलब यहां 17,000 थे, 5,000 रुपए निकालने के बाद, मतलब पहले 5,000 ज्यादा थे, मतलब दूसरे साल के आखिरी में उसके अकाउंट में कितना पैसा था, 22,000। अब देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, 11 की वैल्यू 22,000 तो 1 का मान 2,000, तो इस हिसाब से 10 का मान क्या होगा, 20,000। अब देखो इतना रेशो आपको मन में करते बनना चाहिए, अनुपात भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इतना आपको आता होगा कि 11 की वैल्यू 22,000 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 20,000। अब देखो ये जो 20,000 है ये 3,500 रुपए जमा करने के बाद का है, मतलब इधर 3,500 रुपए कम होंगे, तो 20,000 में से 3,500 गया तो पहले 3,000 घटा दो, 16,500 डायरेक्ट लिख दूं, 16,500। तो इस साल के आखिरी में 16,500 होंगे, फिर उसने 3,500 जमा कर दिए तो 20,000 हुए, मतलब यहां 16,000 था। 11 की वैल्यू 16,000 तो 1 की वैल्यू क्या, 11 से कटेगा, 11 से एक बार और 11 से 5 बार, मतलब 1 की वैल्यू 1,500, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 15,000। मतलब जब उसने पैसा जमा किया होगा तो शुरुआत किससे करी होगी उसने, 15,000 से। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। देखो मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। आप ऐसे मत समझना कि मैं क्योंकि बच्चों जैसा एकदम समझाता हूं कि पहले ये भाग देंगे फिर ये करेंगे, इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस अगर आपकी है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो। तो आप तीसरे साल से दूसरे साल पे आए, दूसरे साल से पहले साल पे आए, बस इतना सा करना था। क्लियर, अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता दो, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे ना। क्योंकि आप लोग अगर मेरे सामने होते हो तो मैं आपके फेस देख के समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, पर यहां पे क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं तो आपके कमेंट से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो कमेंट करते रहा करो, बताते रहा करो कि समझ में आया, अच्छा लग रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये चीजें बोलते रहा करो, ठीक है। ये मान के चला करो कि क्लास में हो, क्योंकि आप तो मुझे देख पा रहे हो पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। एक बार और समझा दें, चलो एक बार और समझा देते हैं। देखो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो आपको फिर सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा, ये मेन बात है। ओके, अच्छा लगा है, वेरी गुड। एक बार और मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी, एक बार और बता रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, ओके, मजा आ गया, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। ऐसे जरा बोलते रहा करो, बताते रहा करो तो मुझे अच्छा लगता है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो समझ में आ जाते हैं, बट जब टफ क्वेश्चन समझाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। मजा आया, पर एक बार और, बिल्कुल ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं। देखो यहां पे हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने पैसा जमा किया, मैं पूरा हटा देता हूं और आपको पूरा एक बार जीरो से समझा देता हूं, देखना आप ध्यान से। क्वेश्चन को मैं जल्दी से बता रहा हूं, एक बार आप देखना। हुआ यह होगा कि एक व्यक्ति ने पैसा जमा किया, उसको बैंक कितना ब्याज देगी, 10%। उसने जमा किया, एक साल बाद उसने 3,500 रुपए और जमा कर दिए,
उसके अगले साल 5,000 रुपए निकाल लिए, और आखिरी में, सबसे आखिरी में उसको जो तीसरे साल के आखिरी में पैसा मिला वो कितना मिला? 18,700। तो आपको पता है कि हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब इसमें 10% ब्याज शामिल है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं है। तो 11 की वैल्यू 18,700 है, तो जब 18,700 में देखो अनुपात में हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो 11 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1700। यहां 1700 है तो यहां 10 बराबर कितना आएगा? 17,000। मतलब जब शुरू हुआ होगा तो शुरुआत में यहां कितने पैसे रहे होंगे? 17,000, तभी तो 1700 रुपए ब्याज मिलकर 18,700 हुआ। और ये 5,000 रुपए निकालने के बाद है, तो 17,000 में 5,000 जोड़ दो, इधर कितना आना चाहिए? 22,000। अब 11 की वैल्यू 22,000, तो 11 दूनी 22, 1 बराबर 2,000, तो 10 बराबर कितना होना चाहिए? 20,000। मतलब यहां पे कितना रहा होगा? 20,000। यहां 20,000 जो कि 3500 रुपए और डालने के बाद 20,000 बने, मतलब इधर 3500 रुपए कम, 16,500। 11 की वैल्यू 16,500, तो 11 का भाग दोगे तो 1 बराबर 1,500 और 1 बराबर 1,500, तो 10 बराबर कितना? 15,000। मतलब जब उसने पैसा जमा किया होगा तो कितना जमा किया होगा? 15,000 रुपए। बताओ जल्दी से। देखो इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, घबराया मत करो, ठीक है? आपको सिखाने के लिए ही तो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, विपुल को एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही है, चलो अच्छी बात है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको भी मिलेगी, उसमें और क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा चेंज है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो अलग बात है। 2 साल के बाद 6,634 और फिर आखिर में उसने 13,200 का भुगतान किया। कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर आपको इससे सीखने को नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा मैं कल आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है? इसको भी आप एक बार पढ़ो, और करेंगे नहीं हम इसको सॉल्व, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और आप मुझे इसका भी आंसर बताना, ठीक है? ये मैं आपको लास्ट शनिवार को मैं सेम क्वेश्चन जो है, फिगर चेंज था, बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। कल की क्लास कितने बजे रखना है? सुबह रखना है या इसी टाइम पे रखना है, ये बताओ। कल से क्लास कितने बजे रखना है? वही अपना 10:15 वाला टाइम अच्छा है या ये दोपहर वाला टाइम अच्छा है? जल्दी से बताओ कौन से टाइम पे कल की क्लास रखना है। देखो शाम की क्लास का टाइम तो फिक्स है, इवनिंग में अपना 8 बजे एज वाला चैप्टर रहेगा, और मुझे लगता है कि ये वाला टाइम तो बहुत अच्छा है ना? आज से एज चैप्टर शुरू हो रहा है, तो जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है एज वाला बिना एक्स के आज से करना सीखेंगे। अब बताओ कल से क्लास का टाइम कौन सा रखना है? विशाल तुमको भवर को आके देखना पड़ेगा एक बार। मॉर्निंग 10:15 बजे में ज्यादा लोग अग्री हैं, ठीक है? ये टाइम अच्छा है दिन का, सुबह का सही है। देखो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है, 10:15 पे रखें कि 12 बजे रखें, बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, सुबह 10 बजे के पक्ष में ज्यादा है। इस टाइम पे ज्यादा मन नहीं लगता है, ठीक है? चलो अपने 10:15 वाले टाइम को कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल देंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलो, और मैं आपको टाइम कंफर्म बता दूंगा। और वैसे आप लोगों ने सभी ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो जैसे ही हम कल की क्लास का शेड्यूल डालेंगे आपको दिख जाएगा। उम्मीद है कि कल से हम अपने 10:15 पुराने वाले टाइम को ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी एक बार और विचार कर लेते हैं और कल आपको मैं अपडेट करा दूंगा, ठीक है? और कल का जो मैं आपको बता रहा था, कल आपको क्या करना है, कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है? लाइव टेस्ट हम रखेंगे, मुझे बताओ ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। कल लाइव टेस्ट रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ लिया है और जितना मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ा है।
तो कल हम 20 क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे। बताओ कैसा रहेगा टेस्ट रखना? तो कल 20 क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे। पहले मैं देखूंगा आपको कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहे हो, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगला कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे वो नहीं पता, बाकी जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे वो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका, एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे और एकदम हाई लेवल तक उसको कवर करेंगे। तो बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, पर टेस्ट लेंगे, पहले देखेंगे कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सुधार हो रहा है, नहीं तो मैं मेहनत कर रहा हूं और आप सीरियस नहीं ले रहे हो, तो ऐसे में फिर क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है, कल टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट भी ऐसा रहेगा, मतलब पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, यहां पे आपको ऐसी क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको फटाफट उसका आंसर बताना है। और क्वेश्चंस हम सारे प्रकार के रखेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस रखेंगे वो एग्जाम के रहेंगे, जो अलग अलग किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, वही क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहना। मैं आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टाइम दूंगा, जितने टाइम में आपको उसको करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, और उसके बाद तुरंत मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। सॉल्यूशन की चिंता मत करना, सॉल्व भी साथ में करते चलेंगे। तो लाइव टेस्ट सॉल्यूशन के साथ रहेगा, कल हम ये करेंगे। ठीक है, तो उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कितने बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना उनसे बन रहा है। चलो ओके, तो एक बार जरा बता दो जल्दी से, क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने सीखा था कि 8000 पर 30%, तो 8000 का 30% कितना होता है? 2400। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 10,400। उसमें से 3,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे देंगे, तो बचेगा कितना? 7,400। फिर 7,400 का 30% जोड़ेंगे। याद आया? इस तरीके से करना है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको शनिवार को बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हम आगे जाकर फिर पीछे आते हैं, मतलब आपको आगे का अमाउंट दिया रहता है और प्रेजेंट का बताना है, उसी का ये वाला क्वेश्चन और है। मैं आपको इसमें भी हिंट कर देता हूं कैसे करना है, इसको आप करने की कोशिश करना, क्योंकि अपनी क्लास का टाइम हो गया है। सो बस एक 10 मिनट के अंदर अपनी क्लास खत्म करेंगे। ओके, तृप्ति आपको साउंड नहीं आ रहा है, बाकी सभी को तो सुनाई दे रहा है। और साउंड का इश्यू भी दूर कर लेंगे, डोंट वरी, साउंड पे भी हम काम कर लेंगे। आज हमने थोड़ा सा चेंज किया था, तो हमने सोचा शायद ये अच्छे से काम करेगा, बट कोई नहीं, उसको चेंज कर लेंगे। देखो, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से कुछ ऋण लिया और उसने क्रमशः प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 50,000 और 62,640 का भुगतान करके ऋण की पूरी राशि का भुगतान किया। उसका ऋण क्या था? उसका ऋण ज्ञात करना है हमें। देखो, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसको हम बोलते हैं 8/100, 8/100। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 4 से कैंसिल होगा 2 बार, और ये 4 से कैंसिल होगा 25 बार, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/25। ठीक है, इतना सभी को पता है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2/25। अब क्या करेंगे, पहले साल क्या हुआ होगा, 25 जमा करोगे तो बैंक आपको कितना देगा? 27। ठीक है, दूसरे साल भी यही होगा कि अगर 25 जमा करोगे तो बैंक आपको कितना देगा? 27। इतना क्लियर है। लेकिन प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 50,000 और 62,640 रुपए का भुगतान करके ऋण की पूरी राशि का उसने भुगतान कर दिया। मतलब क्या किया उसने, पहले साल जो भी बना होगा उसमें से उसने 50,000 रुपए जो है वो दे दिया। ठीक है, मतलब उसने अपना 50,000 रुपए जो है ऋण कम करवा दिया, और आखिरी साल उसने टोटल 62,640 रुपए पे करके लोन खत्म कर दिया। देखो, इस बार सवाल इतना सा है। ठीक है, पहले साल जितना भी ब्याज बना उसमें से 50,000 रुपए उसने देके अपना लोन थोड़ा सा कम करवा दिया, और आखिरी साल जितना भी था टोटल देके पूरा लोन खत्म कर दिया। मतलब 27 की वैल्यू 62,640 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या कर लोगे, तो आप क्या करोगे, 62,640 में अगर 27 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 25 से। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना
तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, यहां पे आएगा 58,000, 58,000, मतलब 50,000 देने के बाद 58,000 रुपए बचे होंगे। ठीक है, मतलब इधर उसके ऊपर टोटल लोन कितना होगा, तो 58,000 प्लस 50,000 दैट इज 1,08,000, 1,08,000। ये 1,08,000 27 के बराबर है। 27 का पहाड़ा आपको याद है कि नहीं है? सही करा है हमने यहां पे। ठीक है, 27 के पहाड़े में 108 कितनी बार आता है? 4 बार, है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4,000। 27 से 1,08,000 कटेगा 4,000 बार, और 25 में हम 4,000 का गुणा करेंगे, मतलब उसने जब लोन लिया होगा तो वो शुरुआत में कितना रहा होगा? 1,00,000 रुपए। बस ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बताया था एज इट इज उसी टाइप का है। ओके अनु, प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे, प्लेलिस्ट में और वीडियोस हैं, वैसे भी आप सर्च कर लोगे आगे के वीडियो मिल जाएंगे, बाकी प्लेलिस्ट में और अपडेट कर देंगे। बताइए भाई सभी, जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? सेम क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले बताया, वो वाला क्वेश्चन 3 साल के लिए था, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 साल के लिए था, तो ये उससे भी इजी क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बताओ जल्दी से। ओके प्रतिमा, आप कहां से हैं? कहां पे बहुत तूफान और बारिश हो रहा है? ओके, अभी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, उसको और देख लो। दूसरा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, वहां पे मैं एक पोल क्रिएट करूंगा अगले टॉपिक का। ठीक है, वहां पे मैं वोटिंग लूंगा, मैं आपको 4 या 5 टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। जो टॉपिक आप बोलोगे जिसपे सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो टॉपिक हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको वोटिंग करनी है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, और ये पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर लेना, पूरी अपडेटेड पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, इसको भी डाउनलोड कर लेना। और कल के टेस्ट के लिए पूरा रिवीजन जरूर करके आना। ठीक है, कल जो हम करेंगे उसमें पूरा रिवीजन जरूर करके आना, क्योंकि कल के टेस्ट में मजा आना चाहिए, आपके 20 में से पूरे 20 मार्क्स आना चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से पूछूंगा, और ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट जरूर लेता हूं, तो इसलिए हम यहां पे भी ऑनलाइन भी टेस्ट जरूर लेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीआई बहुत अच्छे से बनने लगा। एक अगला क्वेश्चन और आप लो होमवर्क में, और मुझे बताओ इस क्वेश्चन को, या ये आप बोलो तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी करके बता दूं, है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ये आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 103 है, जो कई बच्चों ने कहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन आप समझा देना, तो मुझे बताओ अभी समझाना है या आप इसको करने की कोशिश करोगे? आप बोलोगे तो मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन और बताओ, करके बताना है क्या अभी? ओके प्रतिमा, आप बिहार से हैं और वहां पे आंधी तूफान चल रहा है। देखो टेस्ट का टाइम आप एक बार और देख लेना, शेड्यूल में आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चली जाएगा टेस्ट का टाइम क्या रहेगा। देखो टेस्ट या तो सुबह 10:15 बजे होगा या 12 बजे होगा, है ना, दोनों में से कोई से भी टाइम पे होगा, वो अभी डिसाइड नहीं है, वो आपको हम बता देंगे। बाकी 2 टाइम में आप चेक कर लेना, दोनों में से किसी एक टाइम पे तो जरूर होगा। ये आपकी शीट का क्वेश्चन है ना, ये पुरानी शीट में मैं दे चुका हूं ये क्वेश्चन, और कई बच्चों ने कहा था कि ये नहीं बना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अलग से, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 103 है आपकी शीट का, ये क्वेश्चन ये मैंने निकाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 साल है। बता दूं मैं एक बार? हाँ देखो समझा देता हूं मैं इसको, एक बार आप समझो। क्वेश्चन ये है कि 2 साल में 16 गुना। अच्छा इसमें छोटा सा एक करेक्शन है, सॉरी मैं आपको वो बताना भूल गया, यहां पे आपको छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये 64 नहीं है। ठीक है, इसको आप कर लेना, शीट में करेक्ट होके मिल जाएगा, ये 27 है, 27 गुना है, और इंग्लिश में भी करेक्ट कर लेना, ये 64 नहीं है, ये 27 टाइम्स है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, 64 नहीं आएगा, 27 आएगा।
चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है क्वेश्चन। 2 साल में 16 गुना पैसा हो जाता है। जैसे ये हमारा यहां है 0 ईयर और इसको आगे बढ़ा देते हैं और ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। तो अगर कोई पैसा यहां 1 था तो वो 2 साल में कितना बन गया? 16। ठीक है, 16 टाइम्स हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो का मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रहा है, तो देखो ये 0 हो गया, ये 1 साल हो गया और अर्धवार्षिक है। तो मुझे बताओ अर्धवार्षिक में कितने टुकड़े होंगे? 4। ये 1, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये हो जाएगा आपका 3 और 4, ऐसे 4 टुकड़े होंगे। तो 1 गुना से 16 गुना हो गया और कितने टुकड़े हुए हैं? 4। मतलब पहले वो हुआ होगा दुगना, फिर क्या हुआ होगा? दुगना, फिर क्या हुआ होगा? दुगना, और फिर हुआ होगा वो दुगना। ठीक है, तभी तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि 1 था लेकिन वो 2 साल बाद क्या बन गया? 16, क्योंकि अर्धवार्षिक कैलकुलेशन हुआ है। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ जल्दी से। बस ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड करेंगे और कल टेस्ट आपका लेंगे, फिर उसमें मुलाकात होगी। इसको और अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो समझ में आया? 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, तभी जाके 2 साल में अर्धवार्षिक गणना होगी तो वो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, मतलब ये इनमें जो डिफरेंस है, यहां आप जो डिफरेंस देख रहे हो उनमें सब में कितने महीने का डिफरेंस है? 6-6 महीने का डिफरेंस है। ये 6 महीने, ये 6 महीने, ये 6 महीने और ये 6 महीने। ठीक है, अब आप केवल इतना सा केस ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का केस ध्यान से देखना। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, 0 से 6 महीने पर, ठीक है, वो 1 से कितना गुना हो गया? 2। मैं केवल इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं। 6 महीने में भाई 1 से दुगना मतलब 2, तो 1 से दुगना होने का मतलब क्या है? 1 रुपए अगर 2 बन जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% आएगा क्या? बताओ जल्दी से। अगर 6 महीने में 1 रुपए 2 रुपए बन गए, मतलब ब्याज की दर 1 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगा, तभी तो वो 2 रुपए हुआ। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 100% है। और अगर 6 महीने में 100% ब्याज लग रहा है तो पूरे साल भर में कितना ब्याज लग रहा होगा? फिर 100 लगेगा। मतलब साल भर में टोटल ब्याज कितना लग रहा होगा? 200%। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ जल्दी से। 6 महीने में 100% ब्याज, तो साल भर में कितना ब्याज लगेगा? 200%। अगर साल में एक बार ब्याज लगेगा तो टोटल ब्याज कितना लगेगा? 200%। अब मुझे बताओ 200% का मतलब क्या? 200% का मतलब है कि 1 रुपए पर 200% मतलब 2 रुपए ब्याज लगेगा। तो अगर कोई चीज 1 रुपए है तो वो 1 साल में कितनी हो जाएगी? 3 गुना। ठीक है, 200% ब्याज मतलब दुगना ब्याज मिलेगा। तो 1 पर 2 रुपए ब्याज मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3। तो 1 साल में 3 गुना, तो कितने साल में? 27 गुना। तो ये 3 की पावर 1 है। 27 का मतलब क्या होता है? ये मैंने सब आपको पहले पढ़ाया है, ये 3 की पावर 3 है। तो ये अगर 3 स्टेप आगे आया है तो ये 1 इंटू 1 है, तो 1 का टेबल भी कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 साल में कितना गुना? 27 गुना। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, मजेदार सवाल है। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, पहले क्या था कि अर्धवार्षिक गणना हो रही थी। अर्धवार्षिक अगर गणना होगी तो उसमें क्या होगा कि 1 से 16 मतलब हर 6-6 महीने में वो दुगना होते जा रहा होगा। ये सब मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसा क्यों होता है, जब ये टाइप मैंने आपको बताया था। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, टोटल 16 गुना हो गया। तो 6 महीने में दुगना मतलब 100% ब्याज लग रहा है, तो साल भर में कितना ब्याज लगेगा? 200%। 200% का मतलब क्या है कि अगर 1 रुपए होगा, 1 रुपए होगा तो उसमें 2 रुपए ब्याज मिलकर वो कितने रुपए बन जाएगा? 3 रुपए। तो 1 रुपए 1 साल में 1 रुपए बन रहे 3 रुपए, मतलब 3 गुना हो रहा है। 1 साल में पैसा 3 गुना, तो 27 गुना मतलब कितने साल लगेंगे? 3 साल। ठीक है, इधर गणना हाफ ईयरली चल रही है, अर्धवार्षिक चल रही है, और प्रश्न में उन्होंने जो पूछा है वो क्वेश्चन में पूछा है ईयरली मतलब वार्षिक, इसलिए दोनों तरफ कैलकुलेशन में डिफरेंस है।
बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट, कंफ्यूजन? क्लियर है यहां तक सभी को? देखो गुलशन, ये सबसे इजी मेथड है सॉल्व करने की, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे इजी मेथड है, बिना फॉर्मूले के, टोटल लॉजिकल। ठीक है, और एक बार रिवीजन सब लोग जरूर किया करो, है ना।